तो बच्चों WPT शीट संख्या 1 के प्रश्नों को हम लोग अभी सोल्व करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने कर लिया है अच्छी बात है, और जो बच्चे नहीं कर पाए वो इसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। आपका बच्चे जो पहला क्वेश्चन आया था WPT शीट में, ठीक है, उस क्वेश्चन में कहा गया कि A, B और C की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए तीनों किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो A अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब जरा ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन कितना आसान है, जरा सुनिएगा। ए बी और सी इन तीनों की कार्य करने की जो क्षमता है वो 2:5:3 है, ठीक है। अच्छा, ये 2:5:3 से आप समझ पा रहे हो ये क्या लिखा हुआ है। अगर ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है तो बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है और सी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। ये इन तीनों की कार्य क्षमता है। अगर बच्चों क्वेश्चन के अनुसार ये तीनों लोग एक साथ मिलकर काम करें तो ए की 2 कुर्सी, बी की 5 कुर्सी और सी की 3 कुर्सी, तो एक दिन में 5 3 8 और 2 10, ये हर रोज 10 कुर्सियां बनाएंगे। अगर आप लोग एक दिन में 10 कुर्सी बनाते हो तो कहता है कि ये जो काम है ये 12 दिनों में समाप्त हो गया था। अगर भैया एक दिन में आप 10 कुर्सी बनाते हो तो एक दिन में 10 कुर्सी, तो आप लोगों ने इस काम को पूरा करने में 12 दिनों का समय ले लिया। इसका मतलब आप लोगों ने टोटल कितनी कुर्सियां बनाई होंगी। टोटल वर्क कितना है बच्चों, 12 धाम 120। आपने वहां पर बच्चे 120 कुर्सियां बनाई हैं। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए अकेला इस काम का 120 कुर्सियों का 30% काम करने में कितना समय लेगा। तो भाई बात बताओ, 120 कुर्सियों की 30% कुर्सी हम ए से बनवा लेगा, ठीक है। 120 कुर्सियों की 30% हम किससे बनवा रहे हैं, ए से। तो चलिए बात बताओ बच्चों, 120 का 30% आप निकालोगे, 30/100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 12 36 कुर्सियां। कितनी कुर्सी, 36 कुर्सी किसको बनवानी है, ए से बनवानी है। और ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 2 कुर्सी। तो बताइए 36 कुर्सी बनाने में इसको कितना समय लगेगा। तो 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, कितना समय आएगा, 18 दिनों का। कितने दिनों का समय आएगा, 18 दिनों का। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था बच्चों 18 था। जिन बच्चों का 18 ही आंसर है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया आपने किया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहते हैं कि एक वस्तु को 20% तथा 25% की 2 क्रमिक छूट के साथ 288 रुपए में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। पहले बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, ठीक है। हमारे पूरे चैप्टर के अंदर 3 प्रकार के मूल्य पाए जाते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। पहला मूल्य आपका बेटे सीपी आता है, सी के बाद आपका एमपी आता है अंकित मूल्य, और उसके बाद एसपी आता है, ठीक है। आपने इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा बच्चों, 288 रुपए में। आपसे पूछता है कि आप मुझे बताइए कि हमारा अंकित मूल्य था कितना, अंकित मूल्य पूछ रहा है, ठीक है बेटे। अच्छा, हमें एक बात और सीखी है कि कभी भी प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में लाभ हो हमेशा 100 में जोड़ दो, परसेंट हानि हो हमेशा 100 में घटा लो, और भाई डिस्काउंट हो तो 100 में से घटा लीजिए। इसके बाद अगर आप लोग एमपी से एसपी की ओर जा रहे हैं तो सीधी गुणा, और एसपी से एमपी की ओर आ रहे हैं तो हमेशा उल्टी गुणा की जाती है। हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते, हम सीधी सी 4 बातें ध्यान रखते हैं पूरे चैप्टर के अंदर कि लाभ होगा तो 100 में जोड़ोगे, हानि होगी 100 में से घटाओगे, और डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट का काम क्या होता है, पैसे को घटाना, तो 100 में से घटाएंगे, ठीक है। अगर हम आगे जाना है तो सीधी गुणा, और वापस आना है तो बच्चों उल्टी गुणा कर देते हैं। तो जरा देखना बेटे, हम लोगों को एमपी निकालना है और एमपी से चलकर हम जा रहे हैं एसपी की ओर, और एसपी हमें पता है कितना है बच्चों, 288 है, ठीक है। तो एमपी पर हमने पहले जो डिस्काउंट दी वो 20% की दी थी, तो 100 में से 20 किया तो कितना बचेगा, 80। और हम लोग आगे जा रहे हैं एसपी की ओर, और जब बच्चों आगे जाएंगे तो हम लोग सीधी गुणा करेंगे। कैसी गुणा, सीधी गुणा। देखो बेटे सीधी गुणा क्या होती है, मान लीजिए 20% है तो 20% लाभ है तो मैंने जोड़ा 100 में, कितना बना 120%, और 120% का मतलब होता है 120/100। तो भैया ये तो है आपकी सीधी गुणा। अगर मैं 100 को ऊपर लिख दूं और 120 को नीचे लिख दूं तो इसी को हम कहते हैं बच्चों उल्टी गुणा, ठीक है। तो मैं अभी एमपी से एसपी की ओर जा रहा हूं तो मैं सीधी गुणा करूंगा, तो 20% डिस्काउंट हुआ है तो 100 में से 20 गई तो कितने बचे, 80/100। उसके बाद बच्चों मैंने डिस्काउंट दिया कितने का, 25% का, तो 100 में से 25 गई, कितने बने बच्चे, 75/100, बराबर किसके, एसपी के। एमपी में गुणा की, कहां पहुंच गया मैं, एसपी पर। इसको बच्चों सोल्व कर लेना, और सोल्व करने के बाद जरा देखना 25 के 75, 25 चौके 100, 20 चौक 80, 20 पंजा 100। क्या ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, हाँ जी कैंसिल हो गया। अब जरा बताना 3 से अगर मैं 288 को डिवाइड करूं, 3 नम 27, और कितना बचा 1, 8 वाले 3 छंग 18, 5 यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो एमपी इज इक्वल टू 96 × 5, ठीक है। तो 96 पंजे कितना होता है बच्चों, 480 रुपए। तो इस क्वेश्चन का बच्चों जो सही जवाब था वो कितना था, 480 रुपए था। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप चाहे तो बच्चे ऐसे भी कर लो, क्या ध्यान सुनना। देखो 20% का डिस्काउंट है, उसके बाद आपका 25% का डिस्काउंट है,
प्लस 20 गुणा 25/100। आप लोग देखो, दो लगातार छूट दी गई, आप लोग एकल छूट याद कर लीजिए। तो एकल छूट याद करने का आपका जो सूत्र होता है वो x प्लस वाई प्लस XY/100 होता है। ठीक है, अच्छा, -20 और माइनस के 25 कितना बन गया बेटे? माइनस के 45 प्लस 2 जीरो से, सॉरी कोई बात नहीं, 25 ही कम 25, 25 चौका 100, 4 पंजे 20। ठीक है, तो प्लस के कितना आ गया बच्चों? 5। -45 में 5 जोड़ोगे तो माइनस के 40%। तो माइनस क्या बता रहा है कि आपने कुल मिलाकर अपनी वस्तु पर छूट दी है 40 की। कितने परसेंट की छूट दी है? 40% की। इसका मतलब अभी अगर आपकी कोई वस्तु 100 रुपए की थी अंकित मूल्य में, तो आपने 40% की डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब आपने इस वस्तु को कितने परसेंट बेचा? 60% में। 100% की वस्तु को 40% डिस्काउंट देने के बाद कितने का बेच दिया? 60% में। तो जी यहाँ पर आपने अपनी वस्तु को 60% में बेच रहे हो, जबकि एक्चुअल में कितने बेचा है? 288 रुपये में। तो आप लोग बच्चों यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालोगे, तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो 288/60 गुणा 100। 20 दिया 60, 20 पंजे 100 और 3 से डिवाइड हो गया 96 बार, और 96 गुणा 5 कितना आएगा? 480 आ जाएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले दोनों क्रमागत छूटों को एकल छूट में कन्वर्ट किया। ठीक है, हमारा सूत्र है x प्लस वाई प्लस XY/100 माइनस के 20% माइनस के 25% प्लस 20 गुणा 25/100। तो 20 गुणा 25 कितना हो गया बच्चे? 500। 500 100 से भाग किया तो कितना आएगा? 5 माइनस 45 प्लस 5, टोटल छूट कितनी हो गई? माइनस के 40%। तो 40% डिस्काउंट दोगे तो 100% की चीज कितने में देनी पड़ेगी? 60% में। तो भाई यहाँ पर मेरी वस्तु 60% की बिकी, जबकि एक्चुअल में कितने की बिकी है? 288 रुपए की। तो 60% 288 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर आ गया बच्चों? 480 रुपए के। ठीक है, तो आपके दूसरे क्वेश्चन का जो जवाब था वो कितना था बच्चों? 480 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जरा ध्यान से देखना। आपका अगला जो क्वेश्चन है ये आपका मेंसुरेशन से आया है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो आपका जो समचतुर्भुज होता है बच्चों, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए ए ए। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर काट देते हैं। तो जरा देखना बच्चों, यहाँ पर ये समकोण बन गया, तो एक राइट एंगल बना हुआ है। इसकी जो भुजा बताई गई है वो 13 सेंटीमीटर है। ए की वैल्यू कितनी है? 13। और इसके एक विकर्ण की लंबाई है कितनी? 24। अगर बच्चों मैं मान लूँ कि इस विकर्ण की लंबाई 24 है, तो दोनों विकर्णों ने एक दूसरे को समकोण पर काटा है। और कैसे काटा है? समद्विभाजित करते हुए। तो इसका मतलब बच्चों 12 सेंटीमीटर इधर बच जाएगा और 12 सेंटीमीटर इधर बच जाएगा। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है। कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल। इधर बना देता हूँ। इसमें ये भुजा 13 है, ये भुजा 12 है। तो क्या आप लोग बच्चों इस भुजा को पता कर लोगे? कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 हटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों? 25। और 25 का जो वर्गमूल होगा कितना आएगा? 5। तो ये भुजा कितनी आई बेटे? 5 आ गई। तो ये आपका जो समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया बराबर, वो कितना होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2, आधार कितना है? 12, और ऊंचाई कितनी है बच्चों? 5 है। तो 2 एकम 2, 2 छिक 12, 6 पंजे 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल है? इस ट्रायंगल का। और इस समचतुर्भुज के अंदर ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल बने हुए हैं? 1 2 3 और एक 4। तो क्या भाई मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? जैसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 चौका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही जवाब बच्चों वो बी ऑप्शन है। ठीक है, या फिर बच्चों एक बात बताओ, ये आपका एक समचतुर्भुज है, रोम्बस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये भुजा 13 है, ये आपका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का था, तो आधा इधर कितना हो गया? 12। हमने इस भुजा को निकाल लिया कितना? 5। अगर ये 5 है तो बच्चों ये भी 5 है। तो इसका जो दूसरा विकर्ण है, इसकी लंबाई कितनी आ गई? 5 और 5 10। और किसी समचतुर्भुज की जो क्षेत्रफल निकाली जाती है वो कैसे निकलते हैं? 1/2 गुणा d1 गुणा d2। तो 1/2, पहला विकर्ण कितना है? 10, दूसरा विकर्ण कितना है भाई? 24। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 24 पंजे 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपकी चॉइस है बच्चों, चाहे तो सूत्र लगा लेना 1/2 गुणा d1 गुणा d2 अर्थात, ठीक है, अथवा या फिर आपको इस समचतुर्भुज के अंदर 4 त्रिभुज दिखाई देते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करके, और कितने से मल्टीप्लाई कर दी? 4 से। तो आंसर दोनों से आपका बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा। जीवा क्या होती है भाई? सबसे पहले इस बात को देख लो बच्चों। किसी वृत्त के अंदर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है
वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? जीवा कहलाती है। इस जीवा की जो लंबाई है बच्चों वो 24 है। अब कहता है जी ये जो वृत्त है इसका व्यास 26 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 26 सेंटीमीटर तो भाई इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर। कहता है वृत्त में खींची जाती है तो केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये केंद्र है, केंद्र से जीवा पर आपने एक लंब डाल दिया और लंब हमेशा बेटे 90 डिग्री का होता है। और एक बात तो ध्यान रखना, जब भी किसी जीवा पर केंद्र से आप लंब डालोगे तो जीवा हमेशा दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो इसकी लंबाई 24 थी तो इसका मतलब ये 12 की और ये भी 12 सेंटीमीटर। अब किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या इसकी कितनी है बच्चों? 13। ठीक है, तो भाई ये 13 है, ये 12 है। आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 घटकर कितने बचेंगे? 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है बेटे? 5। तो इसकी जो लंबवत दूरी है वो कितनी है बेटे? 5 सेंटीमीटर है। यही आपका सही जवाब है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एवरेज से, औसत से। ठीक है, यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है पेपर के अंदर। कहता जी एक खिलाड़ी की 10 पारियों में औसत 32 रन है, अगली पारी में उसे कितने रन और बनाने होंगे कि उसका औसत 6 रन बढ़ जाए? अब बेटे जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी केवल 4 बातें ध्यान रखना। औसत का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लोगे। सबसे पहली बात, औसत का मतलब क्या होता है? सबका बराबर, सबका बराबर, यानी कि 4 चीजें को बराबर बराबर इक्वल इक्वल बांट दो, वही आपका क्या है? एवरेज है। ठीक है, और सबका बराबर ही क्या होता है? औसत होता है। अगर मैं 7 को 7 बार लिख दूं तो औसत कितना होगा? 7। औसत कितना होगा? 7। अगर 7 को मैं 1 लाख बार लिख दूं, 7 7 7 7 7 7, तो औसत पूछूंगा कितना आएगा? 7। क्योंकि सभी बराबर है ना भाई, हर बार मैंने 7 ही तो लिखा है। तो सबका बराबर ही औसत होता है। औसत का मतलब ही क्या होता है? सबका बराबर। और औसत बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, औसत घटेगा तो सबका घटेगा। चलो ध्यान सुनना, इस खिलाड़ी की 10 पारियों में औसत 32 है। इसका मतलब बच्चे इसने पहली पारी में भी 32 रन बनाए होंगे, दूसरी पारी में भी 32 रन। एवरेज की बात कर रहा हूं। अगर एवरेज 32 है तो औसत का मतलब ही क्या होता है? सबका बराबर, सबका बराबर। तो भाई पहली पारी के 32, दूसरी के भी 32, तीसरी के भी 32, 10वीं पारी में भी बच्चे कितने? 32 रन बनाए होंगे। तो हर पारी में इसने 32 रन बनाए हैं, इस वजह से इसका जो औसत है बच्चों 10 पारियों का कितना है? 32 है। अब कहता है जी 11वीं पारी जब खेलने के लिए जाए तो उसे कितने रन बनाने होंगे कि इसका औसत 6 रन बढ़ जाए? कितने रन बढ़ जाए? 6 रन। अब जरा सुनना बेटे, अगर ये अगली पारी में 11वीं पारी में फिर से 32 रन बना दे, फिर से 32 रन बना दे, तो औसत बढ़ेगा या घटेगा? बोलो, औसत ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, क्योंकि पहले भी 32 बनाए, आज भी इसने क्या बनाए बच्चे? 32 ही बना दिए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई औसत तो बढ़ गया, औसत तो बढ़ गया, तो भाई कम से कम 32 रन बनाए तो औसत में कोई प्रभाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बेटे परिवर्तन हुआ है, और कितने का परिवर्तन हुआ है? 6 रनों का। इसका मतलब बेटे पहली पारी के लिए इसको 32 रन बनाने के साथ साथ 6 रन इसके बनाने होंगे एक्स्ट्रा, 6 रन एक्स्ट्रा इसके बनाने होंगे, 6 ही रन इसके एक्स्ट्रा बनाने होंगे और 6 ही रन इसके एक्स्ट्रा बनाने होंगे। तो कुल मिलाकर 11 पारियों में एक पारी में 6 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। एक पारी में कितने रन एक्स्ट्रा? 6 रन। तो 11 पारियों के कुल कितने रन एक्स्ट्रा बनाने होंगे? 66 रन। कितने रन? 66 रन। अब देखो 32 रन बनाए तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर 11 की 11 पारियों में 6 की वृद्धि करनी है तो कुल 66 रन इसको एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको 11वीं पारी में कुल मिलाकर 66 और 32 98 रन, 98 रन की पारी खेलनी होगी, तब जाकर आपका औसत कितने का हो जाएगा बच्चों? आपका औसत 38 रन का हो जाएगा। 32 का पहले था, 6 का औसत बढ़ गया, कितना हो गया? 36। ठीक है, 32 और 6 38। ठीक है, कितने बनाने पड़ेंगे? 98 रन। ठीक है, 32 रन तो वो जो इक्वल रखेगा और 6 रन बढ़वा रहा है सबके, तो 11 पारी हो गई। 10 पारी के बाद 11वीं पारी आपने खेल ली तो 11 पारी हो गई, एक पारी के 6 रन बढ़ाओगे तो कुल रन कितने बढ़ाकर बनाने पड़ेंगे? 66 रन। तो 66 रन बढ़ाकर बनाओगे तो 32 और 66 कितना हो गया? 98। आपको 98 रन की पारी खेलनी पड़ेगी। ठीक है, सैम ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। अरे भाई एक दर्जन में कितने 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 होते हैं? 12। ठीक है, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। ठीक है, 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ बताइए। ठीक है, देखो भाई 20 दर्जन खरीदो या 50 दर्जन, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 480 रुपये में एक दर्जन खरीदे और एक दर्जन में आते बेटे 12, तो 12 खिलौने
480 रुपये में खरीदते हैं, 480 रुपये में। तो एक खिलौना कितने का? एक खिलौना कितने का? 12 चौक 48, 40 रुपये का। एक खिलौने का बेटे जो सीपी है वो 40 रुपये है, और आपने प्रत्येक खिलौने को 42 रुपये की दर से बेचा है। तो भाई 40 रुपये की वस्तु अगर आपने 42 रुपये की बेच दी तो 2 रुपये का फायदा हो गया। और फायदा नुकसान हमेशा किस पर निकालते हैं? सीपी पर। सीपी कितना है? 40, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे? गुणा 100। 2 से कितनी बार कटा? 20 बार, और 20 पंजे 100। कितने परसेंट का लाभ है बच्चों? 5% का। तो इसका जो सही जवाब लगाना है बेटे वो कितना है? 5% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नल पानी के किसी टैंक को 50 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल भरे हुए टैंक को 75 मिनट में खाली कर सकता है। देखो भाई आपके पास दो नल हैं, ए और बी। नल ए पानी को भरता है और नल बी पानी को बाहर निकाल देता है। नल ए को टैंक भरने में 75 मिनट का समय लग रहा है, जबकि नल बी को 75 मिनट लगते हैं खाली करने में। तो भाई सबसे पहले हम भाई 50 और 75 से कटने वाली कोई संख्या ले लेंगे जो कि हमारी टंकी की धारिता होगी। तो 50 और 75 से भाग होने वाली संख्या है बच्चे 150। मैंने मान लिया कि मेरा जो टैंक है वो कितने लीटर का है? 150 लीटर का। 150 लीटर का टैंक भरने में ए को 50 मिनट का समय लगा, तो इसका मतलब इसने 1 मिनट में कितने लीटर पानी भर दिया? 50 दिया 150, 3 लीटर पानी। ए की जो कार्य क्षमता है वो 3 लीटर पानी प्रति मिनट भरने की है, जबकि बी ने 150 लीटर पानी 75 मिनट में खाली कर दिया। तो 75 दूनी 150। ठीक है, तो ये 1 मिनट में कितना पानी खाली करता है? 2 लीटर। और खाली करता है तो भाई इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता कैसी है? नेगेटिव है। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। कहते हैं अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दें तो 1/2 भाग भरा हुआ टैंक कितने समय में भर जाएगा? अगर भाई मैं दोनों नलों को एक साथ खोल दूं तो ये तो 3 लीटर पानी मेरे टैंक के अंदर डालेगा ऊपर से, 3 लीटर, और ये क्या करेगा? यहाँ से 2 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। तो मेरे टैंक के अंदर कुल कितने लीटर पानी बचेगा 1 मिनट में? 1 लीटर। ठीक है, तो अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरेगा, और मुझे टैंक कितना भरना है? केवल आधा। तो 150 का आधा कितना होता है बच्चों? 150 का आधा 75 लीटर। तो 75 लीटर का टैंक भरना है, 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरते हो तो कितना समय लगेगा? 75 मिनट। यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन ठीक है आपका। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान देना। एक रेलगाड़ी 2 पुलों जिनकी लंबाई क्रम से 800 तथा 400 मीटर है को पार करने में क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों ध्यान सुनना, ये आपका समय दूरी और चाल वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, और आपके भाई इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जरा भाई इसका प्रयोग कैसा करना है उस चीज को देख लेते हैं। जरा देखिएगा, देखो आपके पास बच्चों एक पुल है जिसकी लंबाई 400 मीटर है। इस पुल को पार करने में ट्रेन को लगते हैं 60 सेकंड। एक ट्रेन आई पीछे से, इसको पार करने में कितना समय ले दिया? 60 सेकंड का। ठीक इसी प्रकार आपके पास एक दूसरा पुल है जिसकी लंबाई आपको बताई गई है 800 मीटर, और इस 800 मीटर पुल को पार करने में ट्रेन को लग गए 100 सेकंड। ये बात आपको बता रहा है। हमसे पूछा भाई इस ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप सभी एक बात मुझे बता सकते हो क्या? ट्रेन वही है यहां भी और यहां भी, ट्रेन की चाल भी उतनी है जितनी यहां पे उतनी ही यहां पे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को पार करने में तो इसको 60 सेकंड लगते हैं, और इस वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में लगते हैं 100 सेकंड। तो भाई कितने सेकंड ज्यादा लग गए? कितने सेकंड ज्यादा लगे? तो आप कहोगे सर यहाँ पे मुझे समय लग गया 40 सेकंड ज्यादा का। अब भाई बात बताओ, जब दोनों ट्रेनें एक ही हैं, स्पीड भी सेम ही है, तो आपको 60 सेकंड यहाँ पर ज्यादा क्यों लग रहे हैं? तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पर प्लेटफॉर्म 400 मीटर का था, लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म 800 मीटर का है। तो इसका मतलब ये 60 सेकंड हमें ज्यादा इसलिए लगे क्योंकि इस बार हमने जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर अधिक तय की। 800 मीटर का था पर ये कितने का है? 400 का। तो कितने सेकंड ज्यादा लग गए? 400 सेकंड, सॉरी 40 सेकंड ज्यादा लग गए। किस वजह से? 400 मीटर की दूरी की वजह से। तो क्या मैं यहाँ से ट्रेन की चाल पता कर लूंगा? हाँ जी, दूरी 400 है, समय 40 है, तो भाई डिवाइड कर दिया तो चाल आ गई 10 मीटर। दूरी किस में है? मीटर में, और समय किस में है? सेकंड में। 10 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है बच्चे? ट्रेन की चाल। तो अगर ट्रेन की चाल पूछी है तो 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन पूछिए ट्रेन की लंबाई। तो जरा ध्यान देना। देखो भाई
ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड की है, 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है। तो ट्रेन ने इस 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में खुद को पार किया, साथ में प्लेटफॉर्म को पार किया, और पार करने में समय लग गया 60 सेकंड का। तो समय लग रहा है बच्चों मुझे 60 सेकंड का। तो भाई ये बात बताना, अगर आप 60 सेकंड तक 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलोगे तो आप कितनी दूरी तय कर लोगे? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो क्या होगा बच्चे? 10 गुणा 60, कितना? 600 मीटर। ट्रेन ने 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, पार करने में कितनी दूरी तय की? 600 मीटर। इस 600 मीटर में बच्चे 400 मीटर लंबा आपका प्लेटफॉर्म था। अगर मैं ये 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म यहां से माइनस कर दूं तो मेरे पास ट्रेन की लंबाई कितनी बच जाएगी? 200 मीटर। तो इस क्वेश्चन का भाई जो आंसर है वो कितना है? 200 मीटर है। ठीक है, तो बात समझ आई बच्चे? ठीक है, 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 100 सेकंड, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 60 सेकंड। तो कितना समय ज़्यादा गेन किया? 40 सेकंड का। किस वजह से? प्लेटफॉर्म 400 मीटर अधिक लंबा था। तो हमें ट्रेन की स्पीड मिल गई कितनी? बोलो, 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेन चलती है, तो 60 सेकंड में कितनी दूर चली गई होगी? 600 मीटर। और इस 600 मीटर में 400 मीटर क्या है? प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन कितनी बची? 200 मीटर की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आइए, राजेश तथा शंकर की वर्तमान आयु का योग 60 साल है। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7:5 हो जाएगा। तो शंकर की वर्तमान आयु बताइए। भाई 6 साल बाद, अगर भाई 6 साल बाद जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? भविष्य। कौन सा काल आएगा? भविष्य। ठीक है, तो ये 6 साल बाद का भविष्य है, जब इनकी आयु का जो रेशो है किसका? राजेश और शंकर, इनकी आयु का रेशो है 7:5। ठीक है, अच्छा देखो बेटे, ध्यान रखना, जब भी आयु से संबंधित पर्सन आएंगे तो हमेशा दो बातें ध्यान रखना। आयु का योगफल हमेशा हर साल बदल जाता है, लेकिन आयु का योगफल कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, आयु का अंतर कभी भी बदलता नहीं है, योगफल हर साल बदलता है। तो भाई बात बताओ, अगर 6 साल बाद भविष्य में इन दोनों की आयु का योग, सॉरी आयु का अनुपात 7:5 था, जबकि वर्तमान में भाई इनकी आयु का योग कितना है? 60 साल। वर्तमान में योग 60 वर्ष है, तो क्या बता पाओगे कि भाई भविष्य में इन दोनों की आयु का योग कितना होगा? तो आप कहोगे सर भविष्य में जब हम 6 साल आगे जाएंगे तो राजेश भी 6 साल बड़ा हो जाएगा और शंकर भी 6 साल बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इन दोनों की आयु का जो योगफल है वो 12 साल बढ़ जाएगा। तो अगर वर्तमान में 60 साल है तो 6 साल बाद भविष्य में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 72 वर्ष। ये क्या आपका भविष्य का योग? 72 वर्ष। ठीक है, लो जी, यहाँ देखो बेटे, राजेश 7 मिनट का है और शंकर 5 मिनट का। तो यहाँ पर इन दोनों की आयु का योग कितना है? 7 और 5 12 यूनिट। जबकि एक्चुअल में भाई ये भविष्य में कितने साल के हो जाएंगे? 72 साल के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 12 6 72। अगर 1 यूनिट का मान 6 है तो आपसे क्या पूछा है? शंकर की वर्तमान आयु। तो शंकर यहाँ पे बेटे 5 यूनिट का है, 1 यूनिट का मान 6 है, तो 6 पंजे 30 वर्ष। शंकर 30 वर्ष का है कब? भविष्य में। और भविष्य कितने साल? भविष्य कितने साल आगे का है? 6 साल का। तो भाई भविष्य में शंकर 30 साल का है, तो 6 साल पहले 30 में से माइनस कर दोगे 6 वर्ष, कितने साल का? 24 साल का। तो इस क्वेश्चन का जो आपका जवाब है बेटे 24 वर्ष है। बात समझ आई? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है जी 12 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना बेटे, कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, उसके दो तरह के कोण होते हैं, एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अगर कभी भी बाह्य कोणों के बारे में पूछा जाए तो बाह्य कोणों का योग हमेशा, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। इसको कभी भी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर आंतरिक कोणों का योग पूछा है तो ध्यान देना बेटे, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, इसका भाई एक सूत्र है आपका, n-2 गुणा 180। n क्या है? भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या। तो इस क्वेश्चन के अंदर
हम लोगों को भुजाओं की संख्या कितनी दी है बच्चों, 12 माइनस 2 गुणा 180। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस सूत्र नहीं पता। 12 में से 2 गई 10 गुणा 180, तो भाई अंत्य कोणों का योग कितना है, 1800 डिग्री। ठीक है भाई, कितना, 1800 डिग्री। तो एक बात फिर मैं बता देता हूँ बेटे, जब भी आपसे किसी बहुभुज के अंत्य कोणों का योग पूछे तो कुछ नहीं करना, जितनी भी भुजा बताई है उसमें से हमेशा 2 माइनस कर दो और गुणा कर दो 180 की, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक वृत्त के किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु से त्रिज्या तक डैश होती है। बेटे देखो, सबसे पहले एक वृत्त की बात हुई। वृत्त क्या होता है, वृत्त छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। और स्पर्श रेखा क्या होती है, किसी वृत्त के एक बिंदु को छूकर निकलने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु से त्रिज्या तक, देखो किसी वृत्त के केंद्र से अगर आप लोग संपर्क बिंदु पर लाइन खींचोगे तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है बेटे, त्रिज्या होती है। और ये जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के संपर्क बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। और जो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, हमेशा लंबवत कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबवत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा, लंबवत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र होता है त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज से बाहर, कर्ण के मध्य शीर्ष पर। ठीक है, इसका बच्चों जो सही जवाब है, ध्यान रखना, परिकेंद्र क्या होता है, किसी त्रिभुज के बाहर उसके तीनों शीर्षों को छूकर निकलने वाला है, घेरने वाला वृत्त। ठीक है, उसका जो केंद्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल है बेटे, इस वृत्त का जो केंद्र है वो परिकेंद्र है। ठीक है, और एक वृत्त अंतर बनता है, अंत्यवृत्त कहते हैं। इस वृत्त का जो केंद्र है उसको हम अंत्य केंद्र कहते हैं। तो बेटे एक बात ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज ये होता है और इसका जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के ठीक मध्य में होता है। कर्ण के ठीक मध्य में होता है, यानी कि कर्ण का जो हाफ होता है, हाइपोटेनस का जो हाफ होता है, उसी को हम रेडियस आर कहते हैं, किसी समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र की। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो कर्ण के मध्य आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है बच्चों। परिधि आपको पता ही है किसी वृत्त की क्या होती है, सरकमफ्रेंस। परिधि 2 पाई आर, लो जी, 2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है, 10.5। दशमलव हटा दी, नीचे क्या आएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। 7 से डिवाइड कर दो, कितनी बार कटेगा, 7 ही कम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, या 2 से 2 कट गया, 22 दिया 66। इसका जो सही जवाब बच्चों कितना है, 66 है, 66 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो एक और शानदार क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। कहता है जी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। इन सभी संख्याओं की अगर आपस में गुणा कर दी जाए, 2, 4, 6 यानी कि 2 से लेकर 100 तक जितनी भी सम संख्या है, अगर उन सभी की आपस में गुणा कर दी जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, देखिए 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट कहाँ तक बच्चों, 100 तक। इन सभी संख्याओं की आपस में गुणा करनी है और गुणा करने के बाद बताना है कि गुणनफल के अंत में कितनी जीरो लगी हैं। बच्चे जीरो निकालने से पहले एक बात ध्यान रखना, किसी भी संख्या के अंत में जीरो लगती कब है, किसी भी संख्या के अंत में जीरो तभी लगती है जब 2 की और 5 की मल्टीप्लाई होती है। किसकी, 2 की और 5 की। जितने जोड़े 2 और 5 के बनते हैं उतने ही जीरो लास्ट में लगे होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 2, 5 हैं और 2 केवल एक ही है तो 2 और 5 का एक ही जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर बच्चों 2 तो बहुत सारे होते हैं लेकिन 5 बहुत लिमिटेड होते हैं, तो हम हमेशा 5 को काउंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका सो ध्यान सुन लीजिएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले बेटे इन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याओं के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। जरा ध्यान से देखना बेटे, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, 2 गुणा 1, ये 2 दूनी 4, ये 2 तिया 6, ये 2 चौक 8 डॉट डॉट, ये लिखा जाएगा 2 गुणा 50, 50 दूनी 100। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ भाई, जब मैं इन सभी की गुणा करूंगा तो आप सभी को पता है कि अगर कहीं भी 2 की गुणा 2 बार लिखा हो तो मैं इसको 2 की घात 2 लिख देता हूं। अगर 2 की गुणा
3 बार हो जाए तो इसको आप लोग क्या सकते हो 2 की घात 3। तो बेटे देखो ये पहला 2 लिखा हुआ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे चलते चलते 2 कितनी बार लिखे गए हैं 50 बार। कितनी बार लिखे गए हैं 50 बार। तो क्या मैं 2 की घात 50 कॉमन ले लूँ, अंतर मुझे क्या बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, यहाँ से 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3 यहाँ से कितना 4, ऐसे चलते चलते मुझे लास्ट से क्या मिलेगा बच्चों 50 मिल जाएगा। तो ये 1 से लेकर 50 तक की संख्या की गुणा हो रही है। ठीक है, हमारे पास 2 तो बहुत सारे हैं, हमें 5 ढूंढने हैं। 5 कितने हैं, जितने 5 होंगे उतनी ही क्या होंगी 0 होंगी। तो 5 ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं भाई, ऐसे प्रश्नों में जो आखिरी का नंबर होता है उसको 5 से लगातार भाग कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करो, 5 धाम 50, 5 दूनी 10 कट गया। ठीक है बेटे, अब इसके आगे भाग नहीं होगी क्योंकि 2 5 से छोटी संख्या है, तो हमें ये रुक जाना है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है भाई, आखिरी की संख्या को 5 से लगातार भाग करते हैं, फिर ऊपर की संख्या को छोड़कर बाकी जितना भी भागफल आया उस सबको जोड़ लेते हैं। तो 10 और 2 कितना हुआ बच्चों 12। तो इस गुणनफल के अंदर अंत में कितने जीरो लगे होंगे 12 जीरो लगे होंगे। ठीक है, बात समझ आई बेटे। क्या करना है, ऐसी संख्या को सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के रूप में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद जो आखिरी का नंबर होगा उसको 5 से डिवाइड कर दोगे। 5 से डिवाइड करने के बाद बेटे जो ऊपर का नंबर है उसको छोड़कर बाकी जितना भी भागफल आएगा उसको जोड़ दोगे। ध्यान देना शेषफल पर कभी भी ध्यान नहीं देते, शेषफल को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, कहता जी स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। भाई देखो थैला है 7 यूनिट का और जूता है 5 यूनिट का। थैले का दाम जूते के दाम से कितने यूनिट ज़्यादा है 2 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से 2 यूनिट ज़्यादा है, जबकि एक्चुअल में कितने रुपए ज़्यादा है 200 रुपये। तो 2 यूनिट 200 रुपये के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 100। अगर 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 100 है तो जरा बताओ, आपसे पूछा है जूते का दाम, और जूते का दाम कितना है 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट का मान कितना देगा 100 पंजे 500 रुपये। बात समझ आई भाई। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। अगला देखते हैं। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। देखो भाई 3 कक्षाएं हमारे पास, पहली दूसरी और तीसरी। रेशो है 2:2 3:2 5। कहते जी प्रत्येक कक्षा में अगर 40 विद्यार्थी और बढ़ा दें तो ये अनुपात 4:5 7 हो जाता है। प्रत्येक कक्षा में कितने की वृद्धि की बेटे 40 की। अब यहाँ देखो बेटे, पहले मेरी कक्षा में पहली कक्षा के अंदर कितने यूनिट छात्र थे 2, अब कितने हैं 4, कितना यूनिट वृद्धि हुई 2 यूनिट। 3 थे 5 हो गए, कितनी वृद्धि हुई 2 यूनिट। 5 थे 7 हो गए, कितनी वृद्धि हुई 2 यूनिट। तो रेशो में बच्चे जो कक्षा के अंदर वृद्धि हो रही है वो 2 यूनिट की है, जबकि एक्चुअल में वृद्धि कितने की है 40 बच्चों की। तो 2 यूनिट 40 के बराबर, तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20। अगर 1 यूनिट का मान 20 है तो कहते हैं जी प्रारंभ में कुल विद्यार्थी कितने थे। तो पहले विद्यार्थी बताओ कितने थे बेटे 5 यूनिट तीसरी कक्षा में, 3 यूनिट दूसरी कक्षा में और 2 यूनिट पहली कक्षा में। तो 5 3 8 2 टोटल विद्यार्थी कितने थे पहले 10 यूनिट थे। कितने यूनिट 10 यूनिट। और 1 यूनिट का मान बच्चे 20 है, तो 20 धाम 200। तो पहले आपकी कक्षा में कुल 200 विद्यार्थी थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, आओ तो देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:1 है। उनका गुणनफल 1458 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपके पास 2 संख्याएं हैं ए और बी। पहली संख्या कितनी है बच्चों 2 यूनिट, और दूसरी संख्या कितनी है 1 यूनिट। कहता है जी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1458 है। तो भाई अगर मैं इन दोनों संख्याओं की गुणा कर लूँ तो 2 एकम 2, और यूनिट की गुणा यूनिट के साथ होगी, तो बेटे यूनिट का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 2 यूनिट स्क्वायर बराबर किसके बताया है 1458 के। तो क्या बच्चे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे। हाँ जी निकाल लेंगे। सबसे पहले आप इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। तो 1 यूनिट स्क्वायर बराबर 729। तो 1 यूनिट का मान निकालोगे कितना आएगा बेटे अंडर रूट 729, और 729 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है बच्चे 27 होता है। अगर 1 यूनिट का मान बच्चों 27 है, ठीक है, तो आपसे छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या बेटे 1 यूनिट है, तो 27 कम 27। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है,
बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिस भी संख्या के धनात्मक गुणनखंड हमसे पूछे जा रहे हैं, हम उस संख्या के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर कर लोगे भाई। कैसा करोगे, अगर नहीं करना है तो बेटे देख लो। 160 को, ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 32 पंजे 160। ठीक है, 2 से कटेगा 16 बार, 2 से काटोगे 8 बार, फिर 2 से काट दोगे 4 बार, फिर 2 से काट दोगे 2 बार, फिर 2 से कटेगा ये कितनी बार, 1 बार। तो 1 2 3 4 और 1 5, तो 160 जो है बेटे वो 2 की घात 5, 32 32 पंजे 160 होता है। 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 1। तो हम लोगों ने भाई क्या किया, 160 के प्राइम फैक्टर कर लिए। ठीक है, इसके आप टुकड़े फटाफट कर सकते थे। ठीक है, 32 पंजे 160, 32 क्या होता है, 2 की घात 5 होता है, और 5 की घात 1। ठीक है, 32 पंजे 160। अब हम लोगों को करना क्या है भाई, जरा सुनिएगा। जब भी हम धनात्मक गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर करने के बाद बेटे जो पावर होती है हमेशा उसको +1 कर लेते हैं। जो पावर होती है उसको हमेशा +1 कर लेते हैं। तो ये बेटे +1 होकर कितना हो गया, 5 और 1 6, बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, 1 में 1 जोड़ा कितना हो गया 2, तो 6 दूनी 12। तो 160 के जो धनात्मक गुणनखंडों की संख्या वो कितनी है, 12 है। जब भी भैया आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सबसे पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, टुकड़े कर लीजिए, फिर जो पावर आए उस पावर में हमेशा 1 जोड़कर आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, चलिए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, इस सीरीज का, टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जरा बेटे ध्यान सुनना। देखो बेटे, आप बचपन में जब भी भाग करते थे तो यहां पर लिखा जाता है हमेशा भाजक, यहां पर जो संख्या होती है भाज्य, यहां पर क्या लिखते हो, हमेशा भागफल, और यहां नीचे जो बचता है बच्चों क्या होता है, शेषफल। ठीक है, ये भाजक है, डिवाइजर, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका क्वोशिएंट, और ये आपका रिमाइंडर। कहता है जी विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल कितना है, 4 है, तो भाई हमें शेषफल कितना दिया है, 4 दिया है। शेषफल 4 है। हमारा जो भाजक है ये शेषफल का, हमारा जो भाजक है शेषफल का कितने गुना है, 3 गुना। तो भाई 4 का 3 गुना कितना है बेटे, 12 है। आपको भाजक पता चल गया, शेषफल पता चल गया, भागफल और मिल जाए, भाज्य मैं निकाल दूंगा। बात समझ रहे हो, जरा देखो। कहते हैं जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है। भागफल का कितने गुना है भाई, ये 4 गुना। तो 12 किसका 4 गुना होता है बेटे, 3 का। 3 को अगर 4 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कहता है जी भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। तो 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 12 ही तो आएगा। तो भाई मेरे पास भाजक भी है, भागफल भी है और शेषफल भी है। मुझे क्या निकालना है, भाज्य। और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक 12, भागफल कितना 3, शेषफल कितना 3, 12 या 36 और 3 39 आंसर। इस क्वेश्चन का भाई जो आपका आंसर है वो कितना है, 39 है भाई, 39। ऑप्शन नहीं है भाई इसमें कहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वो कितना आएगा, 39 आएगा। 12 या 36, सॉरी माफ कीजिए भाई, शेषफल जो है वो 4 है भाई, 12 या 36 और 4 40। ठीक है, तो भाई 40 भी ऑप्शन में नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो कितना है, 40 है। ठीक है, तो भाई आपका जो टेस्ट पेपर था उसका सॉल्यूशन आप सभी लोगों ने देख लिया। अपने आंसर चेक कर लेना। ठीक है, अगर अपने आंसर को अच्छे से चेक कर लेना। जो क्वेश्चन आपसे हो गए थे वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं हुए तो बच्चे आपने उन क्वेश्चनों को समझ लिया, आगे भविष्य में अगर क्वेश्चन आता है तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, आप सभी लोगों का लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।